मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं डॉक्टर आबिद सुहेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। डेटाबेस सिस्टम्स लेक्चर 10। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, और उन कॉन्स्टेंट्स को जिनको हम कवर करेंगे उनमें फॉरेन की, यूनिक की, नॉर्डिनल एंड चेक कॉन्स्टेंट, और हम इन सारे कॉन्स्टेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू सीक्वल सर्वर हम लोग स्टडी करेंगे। अगर मैं पिछले लेक्चर को रिकॉल करूं तो पिछला लेक्चर नंबर 9 था, जिसमें हमने डिटेल्स पढ़ी थी, इन डेप्थ पढ़ी थी कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, टेबल एंड रिलेशनशिप। सो जो रिलेशंस होते हैं ये दूसरे रिलेशन के साथ रिलेशनशिप में बॉन्ड होते हैं, जिसको हम एसोसिएशन कहते हैं। इसकी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन स्टोर होता है। ये हमने इसको पढ़ा था कि किस टेबल को हम रिलेशन कहते हैं और उस टेबल की क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस पर हम उसे रिलेशन कहते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि एक रिलेशन को डेटाबेस के अंदर हमें मेंटेन करने के लिए जिन कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उनमें से हमने 3 कॉन्स्टेंट्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। एक कॉन्स्टेंट है प्राइमरी की, दूसरा यूनिक की, तीसरा प्राइमरी की एक और फॉर्म है जिसको हम आइडेंटिटी या सरोगेट की कहते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर एक की प्राइमरी की उससे कहलाती है जिस पर वो सारे के सारी एंटिटीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज नहीं होती। यूनिक की और प्राइमरी की में एक चीज़ जो कॉमन है वो यही है कि ये दोनों जो हैं वो एक एंटिटी के लिए जब यूज़ होते हैं तो दोबारा उस टेबल में रिपीट नहीं होते, कि एक अगर कॉलम के अंदर एक वैल्यू एक दफ़ा आ जाती है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होती। प्राइमरी की और यूनिक की में दोनों में ये चीज़ कॉमन थी, लेकिन डिफरेंट ये था कि यूनिक की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की हम उस कॉलम को डिक्लेयर करते हैं जिसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती। उसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर एक टेबल के अंदर प्राइमरी की को डिफाइन करना मुश्किल होता है तो हम एक की बजाय 2 एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना लेते हैं। उस चीज़ को हम सरोगेट की कहते हैं, और सरोगेट की सेट ऑफ कीज़ पे एस्टेब्लिश्ड होता है, और उसके भी हमने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक देखे। कंसीडरिंग दैट कि जी जब आपके पास कॉम्पोजिट की होती है तो हम उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, और कि आपको जब भी उसको रेफ़र करना पड़ता है तो वो जितने भी एट्रीब्यूट पर वो बनी हुई है उतने ही एट्रीब्यूट आपको रेफ़र करने पड़ते हैं, और सिलेक्शन के अंदर भी आपको डिफ़िकल्टी होती है, जिसका हमने हाल ये बताया कि आपके पास एक सरोगेट की है, ऑल्टरनेटिव टू प्राइमरी की है, एक नॉन बिजनेस वैल्यू होती है, नॉन एंटिटी वैल्यू होती है, उसको हम सरोगेट की यूज़ करते हैं। सीक्वल के अंदर जो इसका सिंटैक्स है वो एंटिटी है, और माई एसक्यूएल के अंदर इसको हम ऑटो की के नाम से याद करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी। आज का लेक्चर जो हम शुरू करते हैं वो हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, रिलेशनल इंटेग्रिटी से हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल इंटेग्रिटी, constants placed on the set of value allows for attribute for a relation. Today lecture we will discuss in detail what are these constants and how these constants ensure the integrity, that is entity integrity. No attribute of a primary key can be the null. So null values cannot be used for the primary key. Primary key must have the value, that one is a unique and that one must be not null, because every entity is represented by their primary key. So if their representation is missing, we cannot consider that entity. So for entity it must have some value and the value must be unique. Every tuple must be uniquely identified. So this term is called entity integrity, and we enforce this entity integrity using the primary key constant. So primary key defining for an entity is a mandatory, is a must for this integrity of an entity. The second integrity that we will discuss today in a lecture is a referential integrity. What is meant by the referential integrity? If a foreign key exists in a relationship, that what is a foreign key we will discuss in next slides.
Either the foreign key value must match the candidate key value for some tuple in some home relation, or the foreign key value must be wholly null, that is no key exists for the home relationship. So there is a relationship between two entities is defined by this integrity that is called referential integrity. We will discuss in today's lecture. And the thing that is important is the enterprise have the constraints, and that constraints ensure the relational integrity. So for a table, for a relation, we maintain their integrity using the different constraints that we will discuss today lecture. And the two important integrity constraints that are the entity integrity that we discussed in the last lecture, known as the primary key integrity, and the second is the referential integrity, the foreign key integrity. So what are these SQL constraints? SQL stands for structured query language. SQL constraints are used to specify rules for a data in a table. So SQL constraints are used to specify rules for a data in a table. Constraints are used to limit the type of data that can go in a table. This ensures the accuracy and reliability of the data in the table. If there is any violation between the constraints and the data action, the action is aborted. Constraints can be column level or table level. Column level constraints applied to the column, and table level constraints applied to the whole table. Considering these constraints, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि रूल्स क्या है. द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें रूल्स में सीखनी है वो हमारे बिजनेस रूल्स हैं. क्या होते हैं बिजनेस रूल्स? बिजनेस रूल्स का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जब कॉमसेट्स में रजिस्टर्ड होता है तो उसको एक आईडी दे दिया जाता है जिसको स्टूडेंट आईडी कहते हैं. और जब 4 साल डिग्री, वो चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस की डिग्री कर रहा हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा हो, उसका थ्रू आउट 4 साल उसका आईडी सेम रहेगा. और उसने स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोर्सेज पढ़ने हैं और जिस डिपार्टमेंट में वो डिग्री ऑफर कर रहा है उसी डिपार्टमेंट में पढ़ेगा. फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट ने BScs में एडमिशन लिया है तो वो मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट से BScs नहीं कर सकता. वो BScs सिर्फ और सिर्फ कॉमसेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से कर सकता है. और हर डेटा की भी एक टाइप है कि जी आईडी जो है वो आपका यूनिवर्सिटी का आईडी जो होता है वो न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक पे है. सो उसकी वैल्यू वॉरचार में है. मार्क्स आपके जो है वो इंटीजर वैल्यू में होंगे. और आपके लिए कि जी एक कोर्स के अंदर एक स्टूडेंट 100 से ज्यादा नंबर नहीं ले सकता और 0 से कम नंबर नहीं ले सकता. ये उसकी एक रेंज है. सो इसकी अगर वायलेशन होती है, ये नहीं है कि एक स्टूडेंट है उसके डेटाबेस के कोर्स में 110 नंबर दे दिया जाए. सो दिस वायलेशन, ये उसकी वायलेशन है. एक्शन को अबॉर्ट कर दो. ये चीजें इंश्योर करते हैं कॉन्स्टेंट. सो मैं इन शॉर्ट कहूं कि जो सीक्वल सर के कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके बिजनेस रूल्स को इन्फोर्स करते हैं, आपकी डेटा की एक्यूरेसी विद रिस्पेक्ट टू देयर इंटरप्राइज को इंश्योर करते हैं. और ये कॉन्स्टेंट्स कॉलम पे भी अप्लाई हो सकते हैं और पूरे टेबल पे भी अप्लाई हो सकते हैं. सो मैं समराइज करूं, मैं ये कहूंगा कि जी हर एक एंटरप्राइज को जिसको आप सिलेक्ट करते हैं, जिसके लिए आप ऑटोमेशन करने के लिए जाते हैं, उसमें सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर्स पहले से डिफाइन होते हैं, सर्टेन रूल्स पहले से डिफाइन होते हैं. सीक्वल कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो हम यूज करते हुए उन जो रूल्स होते हैं उनको हम इन्फोर्स करते हैं. उन रूल्स को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास सीक्वल सर्वर ने जो कॉन्स्टेंट दिए वो आपके सामने हैं. सबसे पहला कॉन्स्टेंट है नॉट नल. नॉट नल की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए. नल का मतलब ये है कि जी नॉट एप्लीकेबल वैल्यू, नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू. नल का मतलब ये नहीं होता, जीरो एक वैल्यू होती है. ठीक है, नल का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, उसमें कोई वैल्यू नहीं होती. Ensures that a column cannot have a null value, कि एक कॉलम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, नल वैल्यू नहीं हो सकती. सो पहला कॉन्स्टेंट यही है कि अगर आप एक टेबल के
किसी एक कॉलम पे, आप टेबल के किसी एक कॉलम, अभी कॉलम वाइज है, नॉट नल का मतलब कॉलम वाइज है, कॉलम पे लगा देते हैं नॉट नल, तो जब तक आप उसकी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उस कॉलम की वैल्यू नहीं देंगे, वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। सीक्वल कॉन्स्ट्रेंट्स आपके डेटा की इंसर्शन नहीं करने देते। अगर आप किसी एक कॉलम पे ये कांस्टेंट लगा दें कि जी भाई इसके अंदर वैल्यू नल नहीं हो सकती, तो आपका सीक्वल जो है वो उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करने देगा जब तक एक उस स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे यूनिक, ये जितने भी सीक्वल के कांस्टेंट्स हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट कॉलम वाइज होते हैं। कॉलम का मतलब ये है कि एक एट्रीब्यूट, एक जो पूरे का पूरा टुपल है उस टुपल के एक सेल के लिए, एक कॉलम के लिए। दूसरे नंबर पे है यूनिक। यूनिक इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट, कि एक दफा जो वैल्यू कॉलम में रिपीट हो गई है वो यूज हो गई, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकेगी, इसका मतलब है यूनिक वैल्यू। उसके बाद अगली चीज है प्राइमरी की। प्राइमरी की हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। प्राइमरी की होल्ड करती है दोनों प्रॉपर्टीज, कि उसके अंदर वैल्यू भी हो और यूनिक वैल्यू भी हो। हमने जब यूनिक और प्राइमरी की में डिफरेंस पढ़ा था, हमने कहा था कि जी एक तो ये होता है प्राइमरी की जो है वो यूनिक की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, साथ नॉट नल भी है। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, और हर टेबल के अंदर एक जो रिकॉर्ड होता है उसकी वैल्यू भी होती है, आइडेंटिफिकेशन भी होगी और वो दोबारा रिपीट भी नहीं होगा, इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। फॉरेन की, फॉरेन की अभी मैंने पिछली स्लाइड में बात की कि आपकी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, रेफरेंस करने के लिए रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इंश्योर करती है, उस की को हम क्या कहते हैं, वो आपकी फॉरेन की है। यूनिकली आइडेंटिफाइड अ रो और कॉलम इन अनदर टेबल, और उसकी वो एग्जिस्टेंस चेक करेगी होम रिलेशन में, अगर वो एग्जिस्टेंस होगी तो देन आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने देगी, वरना रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। चेक इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन कॉलम सेटिस्फाइड स्पेसिफिक कंडीशन, आपको एक कंडीशन लगा देता है, फॉर एग्जांपल कि भाई इस वेबसाइट पे 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं आ सकते, तो आपकी एज सबसे पहले चेक होगी, और चेक होने के बाद अगर वो वेरीफाई होगी फिर आप अलाउ करेंगे। एक स्टूडेंट एक कोर्स के अंदर, एक सेमेस्टर के अंदर 21 क्रेडिट आवर से ज्यादा नहीं ले सकता। सो ये है चेक कांस्टेंट। सो चेक कांस्टेंट का मतलब ये है कि पहले वो चेक होगा, अगर वो फुलफिल होता है तो देन आप उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। डिफॉल्ट, जब किसी कॉलम पे, ये बात जरा गौर से सुनिएगा, जब किसी कॉलम पे आपने नॉट नल कांस्टेंट नहीं लगाया हुआ होता तो उसके अंदर वैल्यू नहीं देते, तो आपके पास वैल्यू जो है वो उसमें नॉट एप्लीकेबल या नल ऑटोमेटिकली मूव हो जाती है। ये डेटाबेसेस, सारे डेटाबेसेस इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। मैं अगेन आपको बता दूं कि किसी एक आप कॉलम के अंदर अगर वैल्यू नहीं देते तो आपके डेटाबेसेस बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो है वो नल मूव कर देते हैं। और हम अगर ये चाहते हैं कि नल मूव ना हो, उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू मूव हो जाए, तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं एक डिफॉल्ट वैल्यू कि अगर यूजर वैल्यू देता है तो उसकी इंसर्ट की हुई वैल्यू वो आप दे दो, अगर इस एक कॉलम के अगेंस्ट, इस एक सेल के अगेंस्ट अगर यूजर वैल्यू इंसर्ट कोई नहीं करता तो आप उसमें ये डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आपको एड्रेस मांगा गया, फॉर इंस्टेंस आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और आपको कहा गया एड्रेस दें, तो आप एड्रेस नहीं देते, आप उस फील्ड को छोड़ देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये पिक कर लिया जाता है कि भाई ये कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो इसका एड्रेस जो है वो आप कॉमसेट्स डाल दो। तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन पर आप डिफॉल्ट वैल्यू यूज करते हैं, और ये बड़ी जो है ना हेल्पफुल है। इंडेक्स, इंडेक्स को डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इंडेक्सेस यूज टू क्रिएट एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस वेरी क्विक, ये एक्सेस के लिए होते हैं। जितने भी ऊपर आपने सारे कॉलम देखे, आपने वो देखे, वो कॉलम लेवल पे है, ये भी कॉलम लेवल पे है, लेकिन ये डेटा की रिट्रीवल के लिए है, ठीक है। बाकी सारे चेक्स जो हैं आपके इंसर्शन को भी इन्फोर्स करते हैं, अगर आपकी इंसर्शन नहीं होती, ये आपकी बेसिकली सिलेक्शन पे है। सो ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हर डीबीएमएस के अंदर सपोर्ट करते हैं, और थोड़ा सा सिंटैक्स का फर्क हो सकता है। आप लोगों को अपने बिजनेस रूल्स को इन्फोर्स करने के लिए ये कॉन्स्टेंट्स जरूर आप अपने टेबल के अंदर यूज करते हैं। मैं आपको जो है कॉन्स्टेंट यूनिक भी पढ़ा चुका हूं और प्राइमरी की भी पढ़ा चुका हूं। मैं आपको आज जो नॉट नल पे हम बात कर चुके हैं, नल वैल्यू पे थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। आज हम चेक, डिफॉल्ट और फॉरेन की पढ़ेंगे। पहले हम फॉरेन की डिटेल में देखते हैं कि फॉरेन की क्या है। फॉरेन की, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट,
एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट विद इन वन रिलेशन, एक रिलेशन के अंदर, दैट मैचेस द कैंडिडेट की ऑफ सम पॉसिबली द सेम रिलेशन। सो आपके पास ये एक टेबल है, ये रिलेशन है जिसके अंदर हम कहते हैं ये आपका जो है वो पेरेंट रिलेशनशिप है, और ये नीचे आपके पास दूसरा एक रिलेशनशिप है, ये आपके पास जो है सॉरी इस डायग्राम के अंदर इसको पेरेंट दिखाया गया है और इसको चाइल्ड दिखाया गया। सो आपकी जिस जो पेरेंट होगा, पेरेंट का एक एट्रीब्यूट उसके अंदर रिपीट होगा रेफरेंस के लिए, इसको हम फॉरेन की कहेंगे। एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट उस सेंस में होंगे जब आपकी प्राइमरी की कॉम्पोजिट होगी। मैं इसकी एग्जिस्टेंस आपको जरा समझाता हूं, एग्जिस्टेंस है क्या, मतलब कांस्टेंट ये कैसे काम करता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहां पर ड्रॉ की हुई है। यहां पर आप देखें ये ऑफिस है, ऑफिस का ये दरवाजा है, एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है, चेयरमैन ने, उसने एक बंदा फाइनेंस से बुलाया, एक मार्केटिंग से, एक सेल से। तो ये एक पेरेंट टेबल है, ये जिसमें यूजर आईडी लिखा हुआ है। यूजर आईडी को हमने मीटिंग डिटेल्स के टेबल के अंदर रेफरेंस यूज किया है। अब चेयरमैन ने कॉल किया है FINMG फाइनेंस मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को और आपके पास मार्केटिंग मैनेजर, 3 मैनेजर्स को बुलाया है। उन्होंने ये जो आपके पास INV है, INV में हमें इन्वेंट्री मैनेजर है, इसको उन्होंने कॉल अप नहीं किया। सो इस टेबल के अंदर से जब यहां पर रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं तो ये तीनों का रेफरेंस यहां पर मिलता है। जब अब चौथा बंदा, ये जो कि आपके पास इन्वेंट्री मैनेजर है, ये मीटिंग को अटेंड करना चाहता है तो यहां पर एरर आएगा कि यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। आप इसलिए अलाउड नहीं है कि आपको बुलाया नहीं गया, आप बिन बुलाए मेहमान हैं। सो एग्जिस्टेंस अगर इसकी इन्वेंट्री मैनेजर की इस टेबल में होती जो कि यूजर इन्फो टेबल का है, तो फिर वो बिन बुलाए मेहमान नहीं था, फिर वो मीटिंग में जा सकता था। तो फॉरेन की के लिए जरूरी है कि जी उसकी एग्जिस्टेंस किस टेबल में हो, उसके जो पेरेंट टेबल में हो। जैसा कि मैं आपको इस एग्जाम्पल में दिखाता हूं। इस एग्जाम्पल को आप देखें तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास 2 टेबल बनाए गए, एक पर्सन का टेबल बनाया गया है और दूसरा टेबल आपके पास जो है वो बनाया गया है ऑर्डर्स का। एक पर्सन का टेबल है और दूसरा ऑर्डर का टेबल है। पर्सन के टेबल को हम क्रिएट भी करते हैं और उसका डेटा भी देख लेते हैं। हम SQL सर्वर के अंदर इसे क्रिएट भी करते हैं और इसका डेटा भी देख लेते हैं। पहले हम देख पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, ठीक है, 30, 20, 320 ये इसकी एज है और ये पर्सन 3 पर्सन है। अब दूसरा टेबल है ऑर्डर। अब आपने क्या किया है, पर्सन आईडी को इधर आपने रेफर किया हुआ है ऑर्डर टेबल में एज ए पर्सन आईडी के लिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि चाइल्ड, अब ये पेरेंट हो गया, ये वाला टेबल पेरेंट हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया। अब जरूरी नहीं है कि दोनों के नाम सेम होने चाहिए। पर्सन टेबल के अंदर भी पर्सन आईडी है और आपके पास ऑर्डर टेबल के अंदर भी पर्सन आईडी है। यहां पर इसका नाम चेंज हो सकता है, किस चीज का नाम, एट्रीब्यूट का नाम चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनकी डेटा टाइप सेम रहनी चाहिए। अब मैं इस टेबल को आपको क्रिएट करके दिखाता हूं SQL के अंदर। ये अगली अगर आप स्लाइड देखें तो अगली स्लाइड के अंदर मैंने ये कोड शेयर किया हुआ है। इस कोड को आप देख सकते हैं और मैं इसी कोड को अब आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं SQL सर्वर पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपने क्रिएट करना है फॉरेन की तो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे और क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सो मैं SQL सर्वर को ओपन करता हूं। मेरे पास SQL सर्वर 2008 इंस्टॉल्ड है इस सिस्टम के अंदर। मैं SQL सर्वर 2008 को इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल पे शायद मैंने आपको कोई गाइडलाइन नहीं दी हुई। सो ये देखें, ये मेरे पास जो है यहाँ पर मैं आया हूँ। आप लैब में ये टास्क परफॉर्म भी कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर इसमें कोई चेंज हुई है तो वो हमारे सामने आ जाए। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट फोल्डर नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला डेटाबेस का है, दूसरा सिक्योरिटी का है, सर्वर ऑब्जेक्ट्स का है, रेप्लिकेशन का है। रेप्लिकेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के लिए, और मैनेजमेंट का है, और SQL एजेंट्स का है। मैं डेटाबेसेस को देखता हूं तो डेटाबेसेस के अंदर डिफरेंट जो आपके पास सिस्टम डेटाबेसेस हैं और डेटाबेसेस स्नैपशॉट्स हैं। ये जो आपको रिपोजिटरी नज़र आ रही है, एग्जांपल्स ये मैंने क्रिएट की हुई है। मैं सबसे पहले इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है
मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर यूज़ एग्जाम्पल है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें यहाँ पर एग्जाम्पल डेटाबेस लिखा हुआ आ गया। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस क्यूरी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो चेक करता हूँ कि मेरे पास ये टेबल जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ ताकि आपको एक स्टार्ट से मैं टेबल क्रिएट करके दिखाऊँ। मेरे ख्याल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। एक और सिंटैक्स होता है कि ड्रॉप इफ एग्जिस्ट या क्रिएट इफ एग्जिस्ट, तो वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों टेबल एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैं क्रिएट टेबल ये पर्सन करता हूँ। अब टेबल क्रिएट करने के आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। आप यहाँ पर टेबल पे जाके और मेन्यू के जरिए न्यू टेबल करके आप इस तरीके से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और आप क्यूरी के थ्रू भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस यही होती है कि मैं क्यूरी के थ्रू टेबल क्रिएट करूं, तो मैंने ये क्यूरी लिखी यहाँ पर और मैं इसके यूज़ करते हुए मैं टेबल को क्रिएट करता हूँ। ये मैंने टेबल को क्रिएट किया, कमांड क्रिएटेड सक्सेसफुली, कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। ये आपके पास एक टेबल बन गया। ये जो इन पीपीटीज में मैंने ये जो पर्सन का टेबल था, ये जो पर्सन का टेबल है, पर्सन आईडी, नेम, फर्स्ट नेम और एज, ये मैंने टेबल आपका क्रिएट कर दिया SQL सर्वर के अंदर। आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो आपके पास ये पर्सन का टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर ये देखें पर्सन के अंदर जो मैंने कॉन्स्टेंट्स प्राइमरी की ऐड किया, वो प्राइमरी की पर्सन आईडी है। ठीक है, ये प्राइमरी की है जिसको मैंने इंटीजर दिया हुआ है, और अब ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है, नॉट नल की भी और यूनिक की भी। और दूसरा मेरे पास टेबल है ऑर्डर्स का। अब ये जो ऑर्डर्स का टेबल है ये चाइल्ड टेबल है। अच्छा, ऑर्डर्स के टेबल के अंदर मैं जो है वो की यूज कर रहा हूं पर्सन आईडी और किससे, पर्सन की। ये देखें, ये पर्सन और पर्सन आईडी की मैं की यूज कर रहा हूं। अगर आप ऑर्डर के टेबल को पर्सन के टेबल से पहले क्रिएट करने जाएंगे तो ये टेबल क्रिएट आपका नहीं होगा। यहां पर आपके पास एक एरर जनरेट होगा कि अननोन ऑब्जेक्ट पर्सन, ये वाला पर्सन, कि पर्सन को वो जानता ही नहीं है कौन है। अब ये पर्सन क्रिएट हो गया है, तो अब इंशाल्लाह जब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपके पास ये टेबल क्रिएट हो गया ऑर्डर्स का। मैं इसके अंदर क्यूरी करता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑर्डर्स, तो आपने ये देखा कि ये टेबल क्रिएट हो गया। इसकी जो डेटा टाइप्स आपने डिफाइन किए, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये देखें, ये कॉन्स्टेंट नॉट नल और रेफरेंस का। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये नॉट नल और नॉट नल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे नॉट नल किया, और यहाँ पर मैंने प्राइमरी की लगाई पर्सन आईडी पे, तो ये कॉन्स्टेंट्स लगाए मैंने। यहाँ पर कॉन्स्टेंट मैंने नॉट नल ऑर्डर आईडी पे जो कि प्राइमरी की है। अगर ये ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको जब प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है नीचे प्राइमरी की का, तो ऑटोमेटिकली नॉट नल और यूनिक दोनों की वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है। अब आप ये देखिए, मैं अगर दोनों को सिलेक्ट करता हूं तो इस वक्त दोनों टेबल्स आपके क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है। इंसर्शन का मैं आपको डेटा नहीं दिखाना चाह रहा हूं। इंसर्शन ऐसे है कि जब आप इंसर्ट करने के लिए जाएंगे तो पहले आपको पर्सन, ये जो चाइल्ड टेबल है, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्शन की क्यूरी आप लोग अपने लैब टास्क में जैसे भी है परफॉर्म कर लीजिएगा। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट एक समझाता हूं वो जरा ये देख लें। अब ये देखें, इसमें चाइल्ड टेबल है ऑर्डर्स का और ये टेबल है पर्सन का। अब मैं इस टेबल को जब डिलीट करने के लिए जाता हूं तो ये एरर आता है, कुड नॉट ड्रॉप ऑब्जेक्ट पर्सन बिकॉज इट इज रेफर्ड बाय ए फॉरेन की कॉन्स्टेंट। ये देखें, ये जो मैसेज आया है कि ये टेबल जो है ये आगे किसी एक चाइल्ड टेबल के अंदर यूज हो रहा है, तो आप इस टेबल को डिलीट नहीं कर सकते। टेबल को डिलीट रिकॉर्ड के लेवल पे जो बात है वो हम आगे करेंगे कि रिकॉर्ड लेवल पे आप किस तरीके से करते हैं। टेबल लेवल पे भी आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो पहले चाइल्ड को, सेम ऐसे होता है रिकॉर्ड पे भी, आपने पहले चाइल्ड रिकॉर्ड पे डिलीट करना होता है, फिर आपने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है। मैंने चाइल्ड को रिकॉर्ड को डिलीट किया, ये टेबल आपका डिलीट हो गया। अगर मैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पर्सन ऑर्डर्स करता हूँ तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन ये जो पर्सन का है, अगर मैं इसको सिलेक्ट स्टेरिक करता हूँ तो ये एग्जिस्ट करता है। अब मैं ड्रॉप करता हूं पर्सन्स को, जो कि पहले ड्रॉप नहीं हो रहा था, अब ये ड्रॉप हो जाएगा। तो अब मैं यहां पर देखता हूं तो ये देखें, ये एग्जीक्यूट करता हूं, ये दोनों टेबल एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैं आपको पहली चीज भी क्रिएट करा के दिखा देता हूं कि अगर आप चाइल्ड टेबल को क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो ये एरर आता है जिसमें अननोन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पर्सन ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप इस तरीके से इसको अगर पहले पेरेंट को क्रिएट करेंगे फिर चाइल्ड को क्रिएट करेंगे तो फिर ये आपके दोनों क्रिएट हो जाएंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके दोबारा क्रिएट हो गए हैं। सो फॉरेन की के लिए एक चीज जो जरूरी है
कि पर्सन आईडी की डेटा टाइप जैसे यहां पर इंटीजर है तो यहां पर भी इसको इंटीजर होना चाहिए। ये देखें पर्सन आईडी को इंटीजर होना चाहिए। नाम फर्क हो सकता है। मैं अगर इन दोनों टेबल्स को ड्रॉप कर देता हूं और मैं आपको चेक करके दिखाता हूं, हम नाम को चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले चाइल्ड को ड्रॉप किया, फिर पेरेंट को ड्रॉप किया। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हाइफन अंडरस्कोर डाल देता हूँ, हाइफन की जगह, और मैं फॉरेन की पर्सन आईडी, ठीक है, आपका ये पर्सन आईडी हो गया। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो इंशाल्लाह ये आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि नाम सेम हो, सिर्फ डेटा टाइप सेम होना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज जो है, ये पर्सन आईडी यहां पर प्राइमरी की है, ये देखें, ये प्राइमरी की है पर्सन आईडी, और प्राइमरी की को ही हमने रेफर किया है। तो सवाल ये पैदा होता है, जो मैं आपसे आगे स्लाइडों में पुट किया हुआ है, कैन अदर देन प्राइमरी की, नॉन की। देखो दो टाइप्स के एट्रीब्यूट होते हैं, एक आपके पास की एट्रीब्यूट होते हैं, एक आपके पास नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं। जो आपके एज ए प्राइमरी की यूज होंगे, यूनिक की यूज होंगे, वो आपके की एट्रीब्यूट कहलाएंगे। जो आपके नॉन की होंगे वो जो है ना, उन पे कोई आपका प्राइमरी की का कांस्टेंट नहीं लगा होगा। क्वेश्चन ये है, ये आपने सेल्फ असाइनमेंट के तौर पर मुझे जवाब देना है लेक्चर के अंदर। कैन अदर देन प्राइमरी की, नॉन की एट्रीब्यूट यूज्ड एज ए फॉरेन की, क्या प्राइमरी की के अलावा जो है वो कोई एट्रीब्यूट जो है वो एज ए फॉरेन की यूज हो सकता है। हाउ टू ड्रॉप ए वैल्यू, अभी मैंने पीछे बात की टेबल की, टेबल को ड्रॉप करके दिखाया। हाउ टू ड्रॉप ए वैल्यू ऑफ टुपल इन पेरेंट टेबल व्हेन इट इज बीन रेफर्ड इन ए चाइल्ड टेबल, दैट इज फॉरेन की। जब एक टेबल की फॉरेन की आपके पास यूज हो रही है, इसके दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, वो आपने वो नहीं सेल्फ असाइनमेंट में करना, जिसमें मैंने कहा कि पहले चाइल्ड को आप डिलीट करो फिर पेरेंट को डिलीट करो। इस तरीके के अलावा कोई मेथड है, वो आपने मुझे बताना है कि जी किस तरीके से आप एक ही क्यूरी में चाइल्ड के भी रिकॉर्ड को डिलीट कर दो और पेरेंट्स के रिकॉर्ड को भी डिलीट कर दो। अब आप ये पूछेंगे कि सर ऐसी जरूरत कब पड़ती है। आपके सामने एक सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूं कि जब आपको पेरेंट और चाइल्ड दोनों को डिलीट करना पड़ता है। देखो फॉर इंस्टेंस आप डेटाबेस के कोर्स में रजिस्टर्ड हुए और जैसा कि इस सेमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज का बर्डन था, तो बच्चे शुरू से कह रहे थे कि सर हम क्या करें, हम कोई एक कोर्स ड्रॉप कर दें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर भी है, डेटाबेसेस भी है और साथ आपका असेंबली भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है। तो बच्चे ने 3 या 4 क्लासेस पढ़ी, उन्होंने असेंबली की, और बाद में उसने कहा कि इस सेमेस्टर में मैं असेंबली को ड्रॉप करवा देता हूँ। अब वो जो ड्रॉप करने के लिए जाता है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन हुई है, रजिस्ट्रेशन के आगे उसका रिकॉर्ड जो है वो अटेंडेंस के टेबल में यूज हो रहा है। तो अब वो पहले अटेंडेंस को डिलीट करे फिर जाके उसकी रजिस्ट्रेशन डिलीट होगी। क्या ऐसी क्यूरी एग्जिस्ट करती है कि एक ही क्यूरी हम एग्जीक्यूट करें और उससे जो उसका अटेंडेंस के अंदर रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाए और जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाए? अच्छा, आपने एक क्यूरी के थ्रू मुझे ये करके दिखाना है और मैं अगले लेक्चर में आपसे ये सुनूंगा, बल्कि आप मुझे बताएंगे तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द मिनिमम फॉरेन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए कॉलम। एक मैंने चीज बता दी कि जी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ये है कि जी कम से कम जो है उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, पहली बात। अब एक चीज जो आप लोगों ने डिटरमिन करनी है वो ये करनी है कि क्या, अभी आपने जब पिछले टेबल में देखा तो हमने ये कहा कि जी पेरेंट के अंदर जो आपकी प्राइमरी की है वो चाइल्ड के अंदर एज ए रेफरेंस यूज हो सकती है। अगेन मैं बता दूं कि पेरेंट के अंदर जो आपकी प्राइमरी की है वो रेफरेंस के तौर पर एज ए चाइल्ड में यूज होगी। और एक और जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर आंसर करता जाऊं कि अगर पेरेंट के अंदर की कॉम्पोजिट बनी हुई है, कॉम्पोजिट का मतलब ये है कि वो एक नहीं 2 या 3 एट्रीब्यूट पे है, तो आपको तीनों एट्रीब्यूट एज ए रेफरेंस यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं इसी एग्जाम्पल में ही आपको ये चीज़ समझा दूँ कि हमारे पास अगर ये प्राइमरी की होती यहाँ पर पर्सन आईडी और फर्स्ट नेम पे होती तो हमें यहाँ पर दोनों को रेफर करना पड़ता, हम एक के रेफरेंस से हमारा मसला हल नहीं होता था। और दूसरी बात यह है कि पहला ये क्राइटेरिया हो गया कि जी वो प्राइमरी की ही हो और प्राइमरी की अगर 3 एट्रीब्यूट पे है तो तीनों के तीनों एट्रीब्यूट को आपको रेफर करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो उसकी डेटा टाइप और डेटा टाइप के साथ फील्ड लेंथ भी सेम होना ज़रूरी है। ये देखिए ना, इंटीजर था तो हमें यहाँ पर फील्ड लेंथ का नहीं पता चला, ये n-var है तो n-var के अंदर आपके पास फील्ड लेंथ 40 है। अगर आप इसको रेफर करते तो यहाँ पर भी आपको उतना फील्ड लेंथ का जो है ना वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता। ये 2 तो क्राइटेरिया हो गए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? तीसरी क्राइटेरिया जो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमने
ये लास्ट नेम है, नॉट नल है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये लास्ट नेम एज ए रेफरेंस जो है, क्या ये लास्ट नेम एज ए रेफरेंस यूज हो सकता है किसके अंदर, ऑर्डर्स के अंदर एज ए रेफरेंस। तो आपने इस चीज का मुझे आंसर आउट देना है एज ए सेल्फ असाइनमेंट। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि नल वैल्यू क्या है। एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू दैट इज अननोन और अनएप्लीकेबल टू ए ट्यूपल, कि वैल्यू कोई नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो इज अ वैल्यू। ये कांस्टेंट है जो कि मैंने यहां पर लगा दिया, इस कांस्टेंट को मैं ये कहता हूं, ये आपके पास है ये वाला, ये नॉट नल कांस्टेंट है। अब आपके पास आईडी के अंदर, जब जैसे मैंने अभी आपको दूसरे टेबल में भी दिखाया था, वहां पर भी हमने नॉट नल लिखा हुआ था। तो नॉट नल का मतलब है कि आपको कोई ना कोई उसकी वैल्यू देनी है। अगर आप उसकी वैल्यू नहीं देते तो आप जो है उसके अंदर इंसर्शन नहीं कर सकते, ये नल वैल्यू कांस्टेंट है। सो आप नल वैल्यू कांस्टेंट जब देते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी उसके अंदर कोई वैल्यू जरूर आनी चाहिए। नॉट नल का मतलब ये है कि नल वैल्यू नहीं आ सकती, उसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। डिफॉल्ट कांस्टेंट, ये देखें, अब डिफॉल्ट कांस्टेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको अगेन बता देता हूं कि आप वैल्यू जब देंगे तो आपकी वही वैल्यू कैप्चर करेगा सिस्टम। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो आपकी जो डिफॉल्ट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ये सिर्फ आपकी नल वैल्यू से आपको बचाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक टेबल है, क्रिएट टेबल पर्सन इंटीजर इंट नॉट नल, लास्ट नेम varchar 225 not null, first name varchar 225, age init, city varchar 225 default। कि सिटी की अगर आप वैल्यू देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वो खुद भी खुद इसकी जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है ये वैल्यू उसमें इंसर्ट कर देगा। तो ये आपका डिफॉल्ट हो गया। चेक कांस्टेंट, check constant on a age column when the person table is created, the check constant ensures that the age of person must be 18 or older, कि वो 18 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर आप उसका रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। क्रिएट टेबल पर्सन इंटीजर इनिट नॉट नल, लास्ट नेम आपका हो गया varchar 225 नॉट नल, फर्स्ट नेम varchar 225, एज इनिट। अब ये चेक एज पे लगा रहे हैं, ये जो इंटीजर टाइप का आपने दिया हुआ कि वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। एज की वैल्यू अगर आप 17 देंगे तो यहां पर आप रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकेंगे, इसकी वैल्यू आपको 18 देनी पड़ेगी। हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि जो डेटाबेस होता है इसके अंदर स्कीमास और सब स्कीमास बनाते हैं। तो स्कीमास और सब स्कीमास को हमने थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ा था। ये हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंस है उसकी, हमारे पास फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, जिसको हमने प्लग एंड प्ले कहा था, वो हमारे पास जो है डेटाबेसेस के अंदर अचीव होती है। अब अगर हम डिज़ाइन लेवल पे जाएं तो हम डिज़ाइन लेवल पे स्कीमास, ये जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमास है, ठीक है, ये हम लेक्चर नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम सब स्कीमास को पढ़ेंगे। सब स्कीमास ये होते हैं कि आपने व्यूज बनाए हैं। सम एंड यूजर एप्लीकेशन कैन बी सपोर्टेड बाय व्यूज। हम हर यूजर को उसकी एक्सेस प्रिविलेज के अकॉर्डिंगली हम उसको, उसके रोल के अकॉर्डिंगली हम उसको एक्सेस देते हैं। फॉर इंस्टेंस आप यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं तो टीचर को और एक्सेस है डेटाबेस की, स्टूडेंट्स को और एक्सेस है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको और एक्सेस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैनेज होती है ये सब स्कीमास व्यूज़ के थ्रू। तो अगले लेक्चर में हम लोग व्यूज़ पे बात करेंगे कि व्यूज़ क्या होते हैं और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर आज के लेक्चर को मैं कंसाइज करूं, तकरीबन 9 और 10th लेक्चर दोनों को, तो हमने ये पढ़ा था कि हमें डेटाबेसेस के अंदर रिकॉर्ड को जब हम इंसर्ट करते हैं तो रिकॉर्ड्स हमारे जो इंसर्ट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस होते हैं और रिलेशंस की प्रॉपर्टीज हैं, और रिलेशंस को हमें जो है वो उसकी इंटेग्रिटी को हमें इन्फोर्स करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को इन्फोर्स करने के लिए, उसके बिजनेस लॉज को इन्फोर्स करने के लिए कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो कॉन्स्टेंट्स हमने देखे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा हमने
नॉट नल कांस्टेंट देखा, यूनिक या जिसको हम कैंडिडेट की कहते हैं, हमने वो देखा। उसके बाद हमने प्राइमरी की देखा, फिर हमने फिर हमने चेक कांस्टेंट देखा, हमने जो है वो डिफॉल्ट कांस्टेंट देखा। तो ये सारे के सारे हमने कांस्टेंट्स देखे पिछले दोनों लेक्चर्स में, और ये सारे के सारे कांस्टेंट्स आपके लिए अंडरस्टैंड करना, इसका सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। इस कांस्टेंट्स के बगैर आप अपना डेटाबेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप सो कि जी आप इन सारे कांस्टेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे और लैब्स में जो टास्क हैं आप उसको परफॉर्म भी करेंगे। अगले लेक्चर में ये सब स्कीमाज है, सब स्कीमाज किस तरीके से बनते हैं थ्रू व्यूज से, व्यूज की क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, किस तरीके से क्रिएट होते हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरा जो अभी हमने लास्ट वाला हमने कांस्टेंट देखा था जो रिट्रीवल के लिए यूज होता है, इंडेक्सेस, सीक्वल इंडेक्सेस, क्लस्टर्ड इंडेक्सेस, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस, किस तरीके से इंडेक्स क्रिएट होते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। आप लेक्चर को सुने और अगर आपको कोई कमेंट्स हैं तो आप सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।